हेलो दोस्तों, 00 UI में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में गाइस हम गियासुद्दीन तुगलक के बारे में कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में गाइस हम मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने पागल सुल्तान यानी स्टूपिड किंग क्यों कहा है, इस वीडियो के अंत में आपको पता चल जाएगा, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर इसी का बेटा मोहम्मद बिन तुगलक बैठा था। कब बैठा था? 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक बैठा था, जिसका एक्चुअल नाम क्या था मोहम्मद बिन तुगलक का? जौना खान था। तो उसे माइंड में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो अभी अभी हमने बताया कि 1325 ईस्वी में गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी, तो उसी के बाद ये मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठ गया था 1325 ईस्वी में। तो उसे माइंड में रखें। नेक्स्ट चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का एक्चुअल में नेम जौना खान हुआ करता था। इसका बचपन से नाम जौना खान था। बाद में जब यह शासक बना, इसने मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि अपनी स्वयं धारण कर ली थी। तो उसे भी आप माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। गियासुद्दीन तुगलक ने निम्न में से कौन सी उपाधि प्रदान कर मोहम्मद बिन तुगलक को अपना युवराज घोषित किया था? तो गियासुद्दीन तुगलक ने अपने बेटे मोहम्मद बिन तुगलक को उलूग खां की उपाधि, कौन सी? उलूग खां की उपाधि प्रदान कर युवराज घोषित किया था। इतिहास में केवल 2 ही सुल्तान हुए हैं जिनको उलूग खां की उपाधि मिली है। एक तो हमने गुलाम वंश में बलबन पढ़ा था, बलबन को भी उलूग खां की उपाधि नसरुद्दीन महमूद ने दी थी, और इसको मोहम्मद बिन तुगलक को उलूग खां की उपाधि गियासुद्दीन तुगलक ने दी थी। तो इन दोनों को आपको माइंड में रखना है। बलबन और मोहम्मद बिन तुगलक उलूग खां से संबंधित हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, तो वह कौन शासक था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ही दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक पढ़ा लिखा हुआ शासक हुआ करता था। इसने खगोल शास्त्र, गणित यानी मैथमेटिक्स सहित आयुर्विज्ञान सहित अनेक भाषाओं में इसने क्या महारत हासिल की थी। और एक बार CGL एग्जाम में ये भी पूछ लिया गया है कि सुलेखन में किसने महारत हासिल की थी? तो सुलेखन में भी मोहम्मद बिन तुगलक ने महारत हासिल की थी। ये CGL के एग्जाम में 2017 में शायद पूछा गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शिक्षक कौन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के टीचर मौलाना गियासुद्दीन हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? टीचर यानी शिक्षक मौलाना गियासुद्दीन। तो इसे भी माइंड में रखें। नेक्स्ट चलते हैं। दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक विद्रोह किसके शासन में हुए? तो दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में हुए। देखिए, इसके टाइम पीरियड में लगभग 34 रिवोल्ट यानी विद्रोह हुए। जब तक यह दिल्ली से दक्षिण की ओर यानी साउथ इंडिया तरफ विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए जाया करता था और वहां का विद्रोह को नियंत्रित करके वापस दिल्ली आया करता था, तब तक पता चलता था कि दोबारा से साउथ इंडिया में विद्रोह होने लगा। और जब यह साउथ इंडिया में विद्रोह को नियंत्रित करने जाया करता था तो क्या पता चलता था? इसको न्यूज आती थी कि समाचार संदेश भिजवाया करता था। इसको संदेश मिलता था कि वहां पर भैया उत्तर भारत में विद्रोह होने लगा। तो भैया इसका मुंडा खसक गया, इसका दिमाग खराब हो गया। तो उसने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां शिफ्ट कर दी? देवगिरी। कहां? देवगिरी, जो जिसका नाम इसने बाद में बदलकर दौलताबाद कर दिया। तो इसे माइंड में रखें कि सबसे अधिक विद्रोह कहां पर हुए? दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और कितने? 34 रिवोल्ट हुए थे। नेक्स्ट चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहां से कहां बदली थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी बदली थी। देवगिरी का नाम इसने बदलकर क्या कर दिया था? दौलताबाद। क्या? दौलताबाद। इसने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया था। तो एग्जाम में कभी कभी दौलताबाद भी दिया हुआ रहता है कि इसने किस शासक ने दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित की? तो किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसे माइंड में रखें। नेक्स्ट चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कब स्थानांतरित की? तो इसने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी 1327 ईस्वी में। कब? 1327 ईस्वी में ट्रांसफर की थी यानी स्थानांतरित की थी। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी का प्रचलन किया था।
तो सर्वप्रथम भारत में इंडिया में टोकन करेंसी मोहम्मद बिन तुगलक ने ही प्रचलित की थी। देखिए, इसके शासनकाल में आर्थिक तंगी चल रही थी, यानी इसका राजकोष पूरा खाली हो चुका था, चांदी इसके पास बिल्कुल बची नहीं थी। तो इसने सांकेतिक मुद्रा का चालू किया प्रचलन। इसका इसी आइडिया चीन से मिला था, क्योंकि चीन में पहले सांकेतिक मुद्रा चली करती थी, तो वहीं से इंस्पायर होकर इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई, जो पूरी तरीके से फैल हुई। देखिए, जब इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई तो दो तरीके से इसमें मत हैं। कई इतिहासकार कहते हैं कि इसने चमड़े की सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, और कई इतिहासकार कहते हैं कि जीतल की इसने सांकेतिक मुद्रा चालू करवाई थी। जब इसने सांकेतिक मुद्रा चालू करवाई, अधिकतर इसको जीतल की मानते हैं, लेकिन कई बार एग्जाम में चमड़े का सांकेतिक मुद्रा कहकर भी क्वेश्चन आया है। तो अधिकतर इतिहासकार इसे जीतल की सांकेतिक मुद्रा मानते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि जब इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया तो जनता नहीं समझ पाई कि क्या करना चाह रहा है आखिर सुल्तान। तो जितनी भी जनता थी, उन्होंने सब अपने घर के बर्तनों को, तांबे के जो बर्तन हुआ करते थे जिसे जीतल बोलते हैं का, उसने सब जनता ने उनको काट काट कर अपने घर में ही सिक्के बनाना चालू कर दिया। और ऐसा कहा जाता था कि दिल्ली सल्तनत में सांकेतिक मुद्रा चालू करने के बाद हर घर में टकसाल हुआ करते थे, यानी सिक्के बना करते थे। तो इसकी पूरी तरीके से फ्लॉप रही है सांकेतिक मुद्रा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में चमड़े की मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? तो भारत में चमड़े की मुद्रा अभी हमने क्या बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही चमड़े की मुद्रा कहे, या सांकेतिक मुद्रा कहे, या जीतल की मुद्रा कहे, तो किसने चालू की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसे माइंड में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित तुगलक राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे यानी जीतल के सिक्के चलवाए थे? तो अभी हमने क्या बताया, किसने चलवाए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने ही चांदी के सिक्कों की जगह जीतल के सिक्के सांकेतिक मुद्रा के रूप में चलवाए थे। नेक्स्ट चलते हैं, मनिएरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मनिएरों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता है, क्योंकि इसने मुद्रा यानी मनी से रिलेटेड बहुत अधिक नीति चलवाई की। इसने मनी से रिलेटेड बहुत अधिक एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग किए। इसने मौद्रिक प्रयोग बहुत अधिक किए, इसलिए इसे प्रिंस ऑफ मनियर्स या मनिएरों का राजकुमार कहते हैं। क्या? प्रिंस ऑफ मनियर्स या मनिएरों का राजकुमार कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि यूपीएससी जैसे एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया? तो सर्वप्रथम सती प्रथा को रोकने का प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ध्यान दीजिएगा, इसने ओनली सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन यह रोक नहीं पाया था। सर्वप्रथम रोकेगा कौन सती प्रथा को? बैन कौन लगाएगा? इसका चचेरा भाई जिसका नाम फिरोज शाह तुगलक था, उसी ने सर्वप्रथम सती प्रथा को बैन किया था, लेकिन इसने प्रयास किया था। यह भी एग्जाम में पूछा गया है कि किसने सती प्रथा का सर्वप्रथम रोकने का प्रयास किया था? तो कौन था वो? मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, सती प्रथा कब से चली आ रही है? गुप्त काल से। कब से? गुप्त काल में एक शासक हुआ करता था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था रामचंद्र। क्या? रामचंद्र गुप्त। क्या? रामचंद्र गुप्त था। उसका एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम गोपराज था। क्या? गोपराज। उसकी युद्ध में लड़ते हुए मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के बाद उसको जलाया गया चिता पर। लेकिन इसकी गोपराज की जो पत्नी थी वो डिप्रेशन में वो उसी चिता पर, गोपराज की चिता पर दौड़ कर चली गई और उसमें जलकर राख हो गई। तो आदमियों ने कहा भैया ये तो सती हो गई, यानी जो अपनी सती का मतलब होता है जो अपने पति से बहुत प्रेम करती हो पत्नी। तो मतलब आदमियों ने कहा कि ये जलकर राख हो गई तो सती हो गई। मतलब तभी से यह पता चलने लगी कि कई पत्नी अपने पति की याद में चिता पर मतलब जल जाया करते थे, तो क्या सती, उसे सती कहते थे। लेकिन कोई पत्नी तो अपनी इच्छा से नहीं जला करते थे। तो लेकिन यह प्रथा इतनी फेमस हो गई थी कि पति की मृत्यु के बाद जबरदस्ती ही औरतों को उसमें आग में झोंक दिया करता था। तो यह सती प्रथा होती थी, तो इसे माइंड में रखें। नेक्स्ट चलते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक किसी विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने यह किया था कि किसी विभाग यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही एक किसी विभाग यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्थापना की थी एवं फसल चक्र की योजना भी बनाई थी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अब, मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत दीवान ए अमीर को ही किस विभाग की देखभाल कर रहा था? तो दीवान ए अमीर को ही
किसी विभाग यानी किसी की उन्नति के लिए देखभाल करता था। यह एक किसी विभाग हुआ करता था जिसका नाम क्या था, दीवानी अमीर कोही किसी विभाग के नाम से जाना जाता था जो किसी की उन्नति की देख रेख किया करता था। तो इसे माइंड में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन पहला मुस्लिम सुल्तान था जिसने होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लिया? तो होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में मोहम्मद बिन तुगलक ने ही भाग लिया था। यह दिल्ली सल्तनत का एक पहला शासक था जिसने होली जैसे हिंदुओं के त्योहार में भी भाग लिया। तो इसे माइंड में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। इब्न बतूता जो कि प्रसिद्ध अरब विद्वान एवं यात्री थे, किसके शासनकाल में भारत आए? तो ये इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही इंडिया में आए थे। इब्न बतूता कहाँ के थे? यह उत्तरी अफ्रीका के थे। कहाँ के? उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को नामक स्थान के। कहाँ? मोरक्को नामक स्थान के। तो इसे माइंड में रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता इंडिया आया था। नेक्स्ट चलते हैं। 14वीं शताब्दी का प्रसिद्ध यात्री यानी फेमस ट्रेवलर इब्न बतूता निवासी था। तो इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? अभी अभी हमने बताया उत्तरी अफ्रीका में मोरक्को नामक स्थान से आया था। कहाँ से? मोरक्को। तो उसे माइंड में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। किताब उर रेहला का लेखक कौन है? तो किताब उर रेहला को किसने लिखा है? इब्न बतूता ने। किताब उर रेहला को सफरनामा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? सफरनामा। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि किताब रेहला नामक किताब को सफरनामा के नाम से जानते हैं। सफरनामा के नाम से इसे इसलिए जानते हैं क्योंकि इसने रेहला नामक अपनी बुक में इब्न बतूता ने भारत और मोरक्को के बीच होने वाले ट्रेड यानी व्यापार के बारे में वर्णन किया है। तो इसे माइंड में रखें कि इब्न बतूता की फेमस बुक का नाम क्या है? रेहला। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है रेहला और काफ़ी बार इसमें इसका किताब उर रेहला भी दिया गया है। तो इसे माइंड में रखें कि रेहला बुक इब्न बतूता ने लिखी थी जिसमें भारत और मोरक्को के बीच व्यापार के बारे में वर्णन है। नेक्स्ट चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली के किस पद पर नियुक्त किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को प्रमुख काजी बनाया था। प्रमुख काजी का मतलब होता था उस समय कि जो भी मुस्लिम केस हुआ करते थे उनका न्यायाधीश काजी संभालता था। यानी इब्न बतूता एक जस्टिस था, न्यायाधीश था। काजी का पद उस समय न्यायाधीश का हुआ करता था जो मुस्लिम धर्म के केसों को यानी मुकदमों को देखा करता था। तो इसे माइंड में रखें कि प्रमुख काजी का पद इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। तो इसे माइंड में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कब चीन का राजदूत नियुक्त किया? तो इसने 1342 ईस्वी में चीन का राजदूत नियुक्त किया था। इसे भी माइंड में रखें। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने जैन संत जिन प्रभु सूरी से आधी रात तक बातचीत की थी? तो जिन प्रभु सूरी से मोहम्मद बिन तुगलक ने ही आधी रात तक बातचीत की थी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बड़े एग्जामों में यह पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। किसने कहा था मेरा साम्राज्य रुग्ध हो गया है और किसी उपचार से यह ठीक नहीं होता? वैद्य सिर दर्द ठीक करता है और उसे तदुपरांत बुखार हो जाता है और बुखार ठीक करने की कोशिश करता है तो उसे और कुछ हो जाता है। तो भैया ये मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसलिए कहा था कि कभी कभी यह दक्षिण भारत की ओर विद्रोह को करने के लिए जाया करता था तो यहाँ उत्तर भारत में हो जाया करता था विद्रोह। कभी कभी उत्तर भारत की ओर जाया करता था तो यहाँ दक्षिण भारत में विद्रोह हो जाया करता था। और इसने जितने भी अच्छे कार्य करने की कोशिश की वो सब खराब हो गए। जैसे इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया अपनी प्रजा की भलाई के लिए, वो है उल्टा ही उसने टकसाल बनवाने घर में चालू कर दिए जनता ने। तो है उल्टे सब हो गए, जितने भी इसने काम किए सब उल्टे हुए, इसलिए इसको पागल सुल्तान भी कहा गया। अभी डिटेल में जानेंगे कि इसको पागल सुल्तान एक्चुअल में क्यों कहा इतिहासकारों ने। देखते हैं आगे। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? तो यह व्यवहारिक राजनेता नहीं था इसलिए असफल व्यक्ति था। देखिए इसने भीषण गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती थी जब अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की और जनता को कह दिया कि तुम रातों रात दिल्ली से दौलताबाद आ जाओ।
तो भैया गर्मी में आधे लोगों की तो मौत हो गई। यह प्रैक्टिकल कुछ सोचता ही नहीं था कि क्या है, इसने भैया सांकेतिक मुद्दा चलवा दी। व्यवहारिक राजनेता था ही नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल कुछ नहीं सोचता था, वो तो जो मन में आता था वो करते गया। इसलिए इसने सन की सुल्तान इतिहासकारों ने कहा, इसने भैया सांकेतिक मुद्रा चालू कर दी, खुरासान अभियान पर चला गया। 1 साल के लिए इसने भैया सैनिकों को फ्री में वो दे दी, वेतन दे दिया। कहा कि खुरासान अभियान पर जब तक वहां पर अस्थिरता है वहां पर अपन अटैक कर लेंगे, वहां पर फिर भैया जो कुछ धन लूटेंगे वहीं पर बांट लेना, और 1 साल की मैं तुम्हारे लिए वेतन भी दे देता हूँ। 2 आब में इसने कर वृद्धि कर दिया, जबकि 2 आब में वो उस साल सूखा पड़ गया। तो इसके लिए जितने भी इसने कार्य किए सब इसने व्यवहारिक रूप से सोच कर नहीं कार्य किए, इसलिए व्यवहारिक राजनेता नहीं था, इसलिए असफल व्यक्ति माना जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की असफलता के क्या कारण थे। तो अभी हमने बताया किसने सबसे पहले अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। फिर इसने क्या किया, खुरासान अभियान की विफलता हो गई कि वहां गया था, अस्थिरता थी, उस पर कब्जा करने के लिए। खुरासान अफगानिस्तान साइड है, तो वहां पर फिर एकदम से स्थिरता आ गई, तो फिर से इसने अपनी सेना लौटाई। फिर कराचल अभियान की विफलता हो गई, कराचल में भी इसने अभियान चलाया तो वहां भी विफल हुआ। 2 आब में कर वृद्धि कर दी कि अब जहां 2 नदियों का स्थान हुआ करता था वहां पर कर की इसने वृद्धि कर दी, लेकिन उसी साल वहां पर सूखा पड़ गया, तो उतना भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ जितना पहले हो जाया करता था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कर दिया इसने, भैया टोकन करेंसी बना रहे भैया चाइना को देखकर। भैया ये सब इसके असफलता के कारण हुए। तो उपयुक्त सभी ये सभी जितने भी इसने काम किए सभी इसके असफलता के कारण हुए। तो नेक्स्ट देखते हैं, 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई। तो 1351 में इसकी मृत्यु सिंध में थत्ता नामक स्थान पर विद्रोह के वक्त ये गया था, तो वहीं पर यह बीमार हो गया, तो सिंध में थत्ता नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो गई। और वहीं पर मृत्यु से पहले इसने अपने चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक को नया सुल्तान घोषित कर दिया था। तो इसे मान में रखना है कि 1351 ईस्वी में इसकी सिंध में थत्ता नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो गई बीमारी के कारण। नेक्स्ट चलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई। तो अभी हमने बताया कि 1351 ईस्वी में इसकी सिंध में थत्ता नामक स्थान पर मृत्यु हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, इतिहासकार बदायूं ने किसकी मृत्यु पर कहा कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी सुल्तान से मुक्ति मिली। तो भैया मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर ही इतिहासकार बदायूं ने यह स्टेटमेंट कहा कि क्योंकि ये इससे जनता पूरी परेशान हो चुकी थी, कहीं ये सांकेतिक मुद्रा चला रहा, कहीं ये भैया 2 आब में कर वृद्धि कर रहा, कहीं कोई अभियान और एक भी इसका काम सफल नहीं होता था। यह भैया सब काम इसके असफल हुए, तो इससे जनता भी परेशान हो चुकी थी। तो यह स्टेटमेंट बदायूं ने इसलिए कहा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा। तो मोहम्मद बिन तुगलक को एलिफियंस्टीन नामक इतिहासकार ने पागल सुल्तान कहा। देखिए, जब एलिफियंस्टीन ने मोहम्मद बिन तुगलक का इतिहास को रीड करा यानी पढ़ा, तो इसने देखा कि इसने तो भैया बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड एक्सपेरिमेंट किए कि कभी ये भैया 2 आब में कर वृद्धि कर रहा, कभी सांकेतिक मुद्रा चला रहा, जो कि सब कार्य इसने जितने भी इसने एक्सपेरिमेंट किए सब के सब इसकी फेल ही रहे। तो इसने एलिफियंस्टीन ने अंदाजा लगाया, एस्टिमेट किया कि मोहम्मद बिन तुगलक में काफ़ी पागलपन की अंश मौजूद थे। तो इसलिए इसने एलिफियंस्टीन नामक इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान यानी स्टूपिड किंग कहा। तो इसे माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विद्वान सुल्तान कहा। तो अभी तो हमने बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकार एलिफियंस्टीन ने पागल सुल्तान कहा था, लेकिन डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने, किसने, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कहा। क्यों कहा? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत अधिक पढ़ा लिखा हुआ शासक था। इसने खगोल शास्त्र, मैथमेटिक यानी गणित में, और इसने आयुर्विद्या में और अनेक सारी इसने विद्याओं में महारत हासिल करी हुई थी। इसलिए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विद्वान सुल्तान कहा। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट वीडियो में हम फिरोज शाह तुगलक की MCQs जितने के सारे एग्जाम में आई हुई हैं वो कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय।